सेहतनामा। दोस्तों, आज के सेहतनामा में रीढ़ की हड्डी के रोग और उपचार, इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हैं सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर यानी सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल जयपुर राजस्थान से डॉक्टर सुरेंद्र अबुसरिया जी। वो मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहली बात, रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का जो पूरा भार है वो सहती है, और ये मेरुरज्जु जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी पूरी शरीर रचना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इसकी जो रचना है, इसकी जो बनावट है, इसके बारे में भी थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालें। देखिए, जैसा ये प्रतीत होता है कि रीढ़ की हड्डी, ऐसा लगता है शायद एक हड्डी हो, जैसे कि हमारे हाथ पैरों की हड्डियां होती हैं और प्राय देखते हैं कि कोई हड्डी टूट जाए तो मालूम चलता है एक लंबी हड्डी टूट गई। लेकिन रीढ़ की हड्डी की जो बनावट है वो एक सिंगल हड्डी नहीं है, ये 33 पीसेज में बनी हुई 33 पीसेज की एक बोन है, वर्टिकल कॉलम है, जिसको कि हम बैकबोन कहते हैं। 33 पीसेज को जो पीसेज होते हैं, या जो बोलचाल की भाषा में इसको गुटके, रीढ़ की हड्डी के गुटके बोलते हैं लोग, इसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में एक जो हड्डी होती है उसको वर्टिब्रा बोलते हैं और एक से अधिक को वर्टिब्री बोलते हैं। कहने का मतलब है कि जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, वो 33 वर्टिब्रा से बनी होती है, और इन 33 वर्टिब्री में से 9 जो वर्टिब्री हैं वो फिक्स होती है, 24 जो वर्टिब्री होती है मोबाइल होती है। इनके बीच में मोबिलिटी संभव है, जिसके कारण से कि हम हमारे रोजमर्रा के काम करते हैं, झुकना, साइड में मुड़ना, आगे झुक के कोई काम करना, गर्दन झुका के काम करना। 33 हड्डियों में से जो 24 हड्डियां हैं उनके बीच में मोबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कुदरत ने इनके बीच में एक गद्दीनुमा स्ट्रक्चर रखा है, जिसको हम डिस्क बोलते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में 33 हड्डियां होती हैं, जिसमें से उसमें से 24 हड्डी मोबाइल होती हैं, और उनके बीच में गद्दीनुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम डिस्क बोलते हैं। इस जो 33 हड्डी का जो कॉलम है उसको हम देखने में, और वैसे भी हम इसको जो एक्सप्लेन करने के लिहाज से इसको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है कि गर्दन, जो सबसे ऊपर भाग है हमारे सिर के जो स्कल है उसके जस्ट नीचे वाला भाग, जिसको हम गर्दन कहते हैं, इसमें, या जो साइंटिफिक लैंग्वेज है इसमें इसको सर्वाइकल रीजन कहते हैं, इसमें 7 हड्डियां होती हैं। इसके नीचे का जो भाग है, जो कि हमारे चेस्ट के पीछे का भाग है रीढ़ की हड्डी का, इसमें 12 हड्डी होती हैं, जिसको हम डोर्सल स्पाइन या थोरेसिक स्पाइन बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। इसके नीचे का हिस्सा जो कि हमारे हिप जो रीजन है, पेल्विस बोन है, पेल्विस है, उसके और जो चेस्ट के बीच का जो हिस्सा है इसको हम लंबर स्पाइन कहते हैं। ये सर्वाइकल, डोर्सल और जो लंबर स्पाइन है, इसकी हड्डियां मोबाइल हड्डियां होती हैं। इसके नीचे का जो हिप रीजन का जो पीछे का भाग है, जो कि हमारे टेल बोन तक जाता है, उसको हम सैक्रल और कॉक्सिजियल पार्ट कहते हैं। ये 9 हड्डियों से बना होता है, और ये 9 की 9 हड्डियां आपस में जुड़ी होती है, फिक्स होती है, इसमें कोई मोबिलिटी नहीं होती है। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी हमारे एक सिंगल हड्डी नहीं होकर 33 हड्डियों से बना हुआ एक वर्टिबल कॉलम होता है, और जो कि अंदर बहुत ही सेंसिटिव पार्ट्स को एनक्लोज किया हुआ होता है। रीढ़ की हड्डी का कार्य क्या है? कार्य ये है कि जो हमारे ब्रेन से जो जितने नर्व्स का निकलती है, जो कॉर्ड निकलती है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से जो अलग अलग नर्व्स हमारे शरीर के हिस्से में, हाथों में, चेस्ट रीजन में, एब्डोमिनल रीजन में, नीचे पैरों में जाती है, उनके बीच में जो नर्व्स जाती हैं, जो रीढ़ की हड्डी से जो नर्व्स जाती हैं, उनके लिए स्पेस प्रोवाइड करना, मोबिलिटी प्रोवाइड करना, बॉडी को सपोर्ट करना। क्योंकि हमारे जो सिर है, जो हमारा टॉर्सो है, जो बदन है, उसको सारे को रीढ़ की हड्डी सपोर्ट करती है। आपने डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया इसका। अब हमें पता चला कि ये 33 हड्डियों से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, ये कोई एक सीध में
नजर तो आता है, पर वास्तविक ये तमाम हड्डियों का एक संच है, एक ग्रुप है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि मस्तिष्क से जो आने वाले संवेग होते हैं उनको ये एग्जीक्यूट करने वाला एक यूनिट है। जी हाँ। और ये पूरे शरीर का भार सहता है और साथ ही साथ कई संवेग जो होते हैं उनको जरूरत के अनुसार इसकी क्रियाकलाप का एक वो कार्य चलता रहता है। साथ ही साथ एक बात इसमें उभर के आती है कि 33 हड्डियों का एक ढांचा है ये, तो जाहिर सी बात है हमारे चलने फिरने, दौड़ने, भागने और तमाम जो क्रियाकलाप हमारे होते हैं उससे सालों बाद एक वेयर एंड टेयर जिसको कि हम कह सकते हैं, इसकी वजह से कुछ जो समस्याएं हैं वो खड़ी होती होंगी, क्योंकि हमें तो झुकना है, उठना है, चलना है, बैठना है, तमाम कार्यकलाप होते हैं। तो एक पीरियड बाद काल जब निकल जाता है जिंदगी का, तो इसमें वेयर एंड टेयर होने से कुछ खराबी आ सकती है क्या? जी, वेयर टेयर की जहां तक बात की, जैसे हमारे पूरे शरीर में जैसे जैसे एज बढ़ती है, अप टू एज ऑफ 30 इयर्स हमारे शरीर में बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट रहता है। यानी हमारे शरीर में जो स्ट्रेंथ है, जो हमारे स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, वो बनता है और मैच्योर होता है। बनने का प्रोसेस 20 साल तक रहता है। 20 से 30 साल तक हमारा शरीर का प्रोसेस जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल मैच्योर हो जाता है। उसके बाद में हमारे जो शरीर है उसमें जितने भी नर्व्स हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, बोन्स के बीच में, इन सब में डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे आफ्टर एज ऑफ 30 इयर्स हम धीरे धीरे डीके की तरफ जाते हैं और उसके कारण से डीके होता रहता है। तो जब सारे शरीर के हिस्सों में डीके होता है तो जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो भी इससे अछूती नहीं है। गर्दन, जो बीच के हिस्सा है, डोर्सल स्पाइन, लंबर स्पाइन, इनका भी जो डीके होता है, डिजेनरेशन होता है, वियर टियर होते हैं, उसके कारण से इसमें भी डिजेनरेशन प्रोसेस चलता रहता है। और उसको हम बोलचाल जैसे घुटनों का दर्द होता है उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। वैसे हम ये मान सकते हैं, और या टेक्निकल लैंग्वेज में हम बात करें तो ये जो रीढ़ की हड्डी का जो ये डिजेनरेशन है उसको रीढ़ की हड्डी की ऑस्टियोआर्थराइटिस माने, और ये इसको हम बोलचाल की भाषा जो साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस हमारे गर्दन में भी हो सकती है, बीच के हिस्से में थोड़ी सी डोर्सल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है, और नीचे के हिस्से में लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है। स्पॉन्डिलाइटिस ये शब्द हमारे कानों पर पड़ता रहता है, और कुछ एक लोगों के गर्दन में कुछ एक बेल्ट नुमा बंधा हुआ हम देखते हैं तो पता चलता है कि ये स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आप इस संदर्भ में दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपकी पसंद का पहला गाना अगर आप बता दें तो हमें अच्छा लगेगा। आइए, ताजमहल फिल्म का जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, ये सुनवाया मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, साहिर साहब के बोल, रोशन की तर्ज, और ये बड़ा ही मेलोडियस गाना हमारे सुनने वालों को आपने सुनाया। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे गर्दन से जुड़ी हैं, जो आपने जिक्र किया स्पॉन्डिलाइटिस का। तो ये गर्दन में जो दर्द है ये क्यों होता है, ये जानने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा, एक स्पोर्ट्समैन होता है और एक खेतीहर मजदूर होता है, एक आदमी जो ऑफिस में या कार्यालय में अपना काम करता है। कहने का मतलब ये कि हर फील्ड में हर एक इंसान को अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। जो रीढ़ की हड्डी की जो तकलीफ है उसे कोई भी आदमी किसी भी ट्रेड, किसी प्रोफेशन में काम कर रहा हो, अछूता नहीं है। जो इसकी रीढ़ की हड्डी की जो प्रिवलेंस है, जो इसके दर्द की, कमर के दर्द की, गर्दन के दर्द की जो प्रिवलेंस है वो 80% तक है। यानी कि 20 से 40 साल की उम्र के बीच में कोई न कोई आदमी, 10 में से 8 आदमी, 80% लोग डॉक्टर के पास इसके निदान या इलाज के लिए जा चुके होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम बात करें तो जुकाम के बाद में अगर सबसे कॉमन जो चीज है, जुकाम देखिए कितना कॉमन है, उसके बाद में अगर सबसे कॉमन कोई चीज है तो वो है रीढ़ की हड्डी के दर्द। 80% प्रिवलेंस है इसमें। ये जो स्पॉन्डिलाइटिस है इसके बारे में जरा विस्तार से अगर बताएं तो अच्छा लगेगा। अभी जैसे हमने बात की कि ये बॉडी का
कमजोर हो जाता है, मांसपेशियां पैरों में कमजोर हो जाती है, आदमी खड़े खड़े गिर जाता है, बिल्कुल खड़े हुए अचानक है ना लगेगा वीकनेस आई और गिर जाता है। इसके अलावा जो नेक मूवमेंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। जब और भी एडवांस स्टेज में अगर चला जाता है तो जो ब्रेन को जो हमारे नेक के थ्रू जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें भी दिक्कत आ जाती है और उसके कारण से चक्कर आना और हेडेक रहना, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ये तो हुए सारे लक्षण कि ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है इसके जो लक्षण होते हैं इसके बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन ये होता क्यों है? इसका भी कुछ कारण होगा, कई कारण होंगे इसके। जी हाँ, जो मेनली जो कारण है कि एक तो हम लोग उन लोगों को ज्यादा, वो लोग ज्यादा प्रोन है सर्वाइकल या कमर के दर्द के लिए जो कि जिनकी लाइफ स्टाइल सिडेंटरी है, आवर्स टुगेदर तक घंटों तक लगातार एक ही पोस्टर में बैठ के काम करते हैं या लगातार खड़े होकर काम करते हैं, या कुछ ऐसे ट्रेड जिसमें लोगों के वाइब्रेशन बहुत है, जैसे कि ड्राइवर्स हैं या ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें वाइब्रेशन बहुत होते हैं, उसमें जो लोग काम करते हैं उनके ये दिक्कत हो जाती है। दूसरा क्या है कि हम हमारा ख्याल नहीं करते तो गलत तरीके से उठना बैठना, गलत तरीके से सामान उठाना, इसके कारण से ये तकलीफ दर्द हो सकते हैं, जिससे कि बैड पोस्चर सबसे कॉमन जो कॉज है कि हम हमारा ख्याल ही नहीं रखते कि हम किस स्टेज में। दूसरा जैसे भी आपने कहा कि स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जो है सिर पे वजन लेकर चलते हैं या जो कंप्यूटर्स पे आवर्स टुगेदर काम करते हैं, उन लोगों को भी लगातार बैड पोस्चर में रहने के कारण से हो जाता है, ये गर्दन के दर्द हो जाते हैं, कमर के दर्द हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि स्पोर्ट्स में जो हमारे गर्दन है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल पार्ट है रीढ़ की हड्डी का, जो कि एक्सपोज्ड है, जिसमें चोट लगने का डर रहता है। इसके ये तो जो साधारणतः स्प्रेन और स्ट्रेन्स और इंजरीज हैं। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट्स में जैसे या गिरने से रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, गर्दन के हड्डी के फ्रैक्चर हो जाते हैं, जिससे कि हाथों में या पैरों में लकवा हो जाता है और कई बार ये परमानेंट हो जाता है। नीचे के हिस्से में गर्दन या रीढ़ की हड्डी के नीचे जिस भी पार्ट में चोट लगी है उससे नीचे के हिस्से में बॉल ब्लेडर का कंट्रोल खत्म हो जाता है, मसल्स मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं, आदमी कंप्लीटली पैरालाइज हो जाता है और कई बार कोई रिकवरी नहीं होती। ये चोट के अलावा कई बार इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ट्यूबरकुलर। हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है। रीढ़ की हड्डी का ट्यूबरकुलोसिस या बीच के जो डोर्सल स्पाइन का ट्यूबरकुलोसिस है जिसको हम पोट्स स्पाइन कहते हैं, ये बहुत कॉमन है। गर्दन का ट्यूबरकुलोसिस फॉर्चुनेटली रेयर है, कम है, बहुत कम देखने में आता है। कुछ बीमारियां हैं जो कि गर्दन और कमर को इफेक्ट करती हैं, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपने सुना होगा, गठिया का दर्द जो होता है, उसमें गठिया के दर्द केवल पेरिफेरल जॉइंट्स को नहीं, हमारे गर्दन और रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स को भी इफेक्ट करता है। गर्दन का जो रीजन है वो गठिया में बहुत इफेक्टेड होता है। एक और बीमारी इसी तरह की होती है जिसमें सूजन होती है, जोड़्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वो रीढ़ की हड्डी में बहुत कॉमन है। कुछ ऐसी चीजें जैसे कि हम जन्म से ही कुछ चीजें व्याधि हम लेकर आते हैं, जो मेल फॉर्मेशंस हैं, रीढ़ की हड्डी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होना, कोई रीढ़ की हड्डी का जो वर्टिब्रा है उसका मिस होना, वो कम पार्ट डेवलप होना, आपस में फ्यूज हो जाना, तिरछापन जैसे स्कोलियोसिस है वो हो जाना, या कुछ लोग वल्नरेबल होते हैं कि रीढ़ की हड्डी में बचपन में ही चोट लगने, जैसे गिरे कूदे तो उसके कारण से रीढ़ की हड्डी में नीचे के हिस्से में फ्रैक्चर हो जाता है, इसको स्पॉन्डिलोलाइसिस कहते हैं। और वो अगर और ज्यादा आगे एडवांस होता है या ज्यादा जोर से इंजरी हो जाती है तो हड्डी अपनी जगह छोड़ के आगे खिसक जाती है, इसको स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कहते हैं। ये और जैसे कि अभी हमने डिजेनरेशन की बात की, वो बहुत कॉमन है, एज के साथ में स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। अभी जो रिसेंट हमारे जो लाइफ स्टाइल्स हैं उसमें हम सीडेंटरी लाइफ स्टाइल्स डील करते हैं और मेनली हम गैजेट्स में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ काम करते हैं। देखा होगा कि लोग घंटों तक है ना मोबाइल पे या लैपटॉप पे या टैबलेट्स पर काम करते हैं। उन लोगों को अपने अलग तरह की गर्दन की जो बीमारियां हैं, गर्दन या कमर के दर्द हो जाते हैं। और एक बहुत कॉमन नई टर्म है टेक्स्ट नेक, जो है एक नई टर्मिनोलॉजी है, उसमें ये नए जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के, उसके कारण से उसकी एक साइड इफेक्ट मान सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी और उपयोगी जानकारी आपने संदर्भ में दी। कहते हैं ना कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, जैसे जैसे हम गहरे उतरते हैं
तो बहुत सारी बातें निकल के आती। हम ये चाहते हैं कि कोई गाना आपके दिमाग से निकल के आए जो आप हमारे सुनने वालों को सुनवाना चाहते हो। अब हम दिल पुकारे जेल थी फिल्म का ये गाना मैं आपको सुनाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारी इस संदर्भ में हमें दी। बचपन से ही हमने सीखा है, पढ़ा है, बल्कि शुरुआत के जो शरीर शास्त्र का जो ये होता है, तो हमारा जो बैठने का अंदाज है, जब हम कुर्सी पर बैठते हैं या जमीन पर बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ऐसा सभी कहते हैं। और जब हम योग साधना वगैरह भी करते हैं तो हमारा जो मेरुरज्जु है, रीढ़ की हड्डी है, ये सीधी होनी चाहिए, ऐसा बताया जाता है, जिससे कि हम कम से कम रोगों के शिकार हों। जहां तक कि रीढ़ की हड्डी के जो विकार हैं उसकी बात है, हम ये जानना चाहते हैं कि रीढ़ की हड्डी को अगर स्वस्थ बनाए रखना है ताउम्र, हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर हमारा प्रयत्न तो ऐसा होना ही चाहिए। जी हाँ। तो उसे अगर हम स्वस्थ बनाकर रखना चाहें तो उसके लिए क्या किया जाए शुरुआत से ही? देखिए, बहुत पुरानी कहावत है, निरोगी काया सबसे बड़ा सुख है। तो जैसे आपने कहा कि हम हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ कैसे बनाए रख सकते हैं, यद्यपि आपने कहा कि हम रख नहीं सकते, ये सत्य है कि हम रख नहीं सकते, लेकिन हमें उसकी तरफ कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकें। जहां तक रीढ़ की हड्डी का सवाल है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जैसे आपने कहा कि हम बैठते हैं, सीधे बैठना चाहिए, उसको कहते हैं पोस्चर। हम किस तरह से बैठते हैं, जो हमारे बैठने का एटीट्यूड होता है, सिटिंग, स्टैंडिंग या लाइंग पोजीशन में, उसको हम पोस्चर कहते हैं। पोस्चर हमारा इस तरह से होना चाहिए कि हमें उसके कारण से कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो और उसके कारण से हमें थकान नहीं हो। जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इसके लिहाज से मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर की, तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो एस शेप, रिवर्स एस शेप होता है, जिसमें कि हमारा जो गर्दन का हिस्सा है वो आगे की तरफ निकला हुआ होता है, जो चेस्ट के हिस्सा है वो पीछे की तरफ निकला हुआ है, फिर हमारा जो कमर का हिस्सा है वो फिर आगे की तरफ होता है और फिर नीचे का हिस्सा पीछे की तरफ होता है। रिवर्स एस शेप की तरह हमारा शेप होता है। तो ये जो कर्वेचर है वो मिनिमम होने चाहिए। हम जब बैठे, जैसे हम सिटिंग पोजिशन में, तो हम इस तरह से बैठे हैं कि हमारे जो कान है वो हमारे शोल्डर की लाइन में होने चाहिए, जो शोल्डर हमारे पीछे की तरफ झुके हुए होने चाहिए, आगे नहीं झुके हुए होने चाहिए। हम बिल्कुल सीधे बैठे हैं और जो रीढ़ की हड्डी है वो नीचे का हिस्सा है वो बिल्कुल सीधा रहे। और बहुत लंबे टाइम तक अगर हमें बैठना है तो वो बैक जो सपोर्ट है चेयर का, उसे वेल सपोर्टेड होना चाहिए। हाथ आगे टेबल पे वेल सपोर्टेड होने चाहिए। जो हमारा हिप और नी है वो 90 डिग्री पर बेंड होने चाहिए और जो हमारे पैर हैं वो जमीन पर बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए। अगर हम इस तरह का पोस्चर अडॉप्ट करते हैं तो ये नॉर्मल पोस्चर होता है। कुछ पोस्चर जैसे हम जन्म से लेके आते हैं, कुछ हम एडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे कि अभी आजकल बच्चे बिस्तर में बैठ के लेटे पढ़ते हैं या लगातार झुके टेबलेट्स पे काम करते हैं हो रहे हैं, तो गलत पोस्चर की तरफ जा रहे हैं। तो हमें बार बार ये रिमाइंड करना चाहिए बच्चों को, या हम खुद को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर बैड पोस्चर में जा रहे हैं तो हम उसका ख्याल रखें। बल्कि अब तो एक नए ऐप आ गए कि प्रोटेक्ट, ये जो पोस्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप रिमाइंडर देता है वो हर 1 घंटे में कि आप अपना पोस्चर ठीक रखिए। जी, तो ये जो नए गैजेट्स आए हैं, आपने इस बात की ओर इंगित किया, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ लोग तकिया लगा लेते हैं पीछे अपने बेड पर बैठे हुए और घंटों मोबाइल पे या लैपटॉप पे या अपने जितने भी कुछ गैजेट्स हैं उन पर काम करते रहते हैं और ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि वो किस पोस्चर में है। जैसे भी आपने पूछा कि पोस्चर हम हेल्दी रहने के लिए और क्या करें, तो ये एक तो पोस्चर उसमें हिस्सा है। दूसरा है कि हम रेगुलर एक्सरसाइजेज करें, जिसमें कि हमारी जो बॉडी के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर उसको नॉर्मल मेंटेन करने के लिए स्ट्रेचिंग और मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेज हैं, वो आप किसी भी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से सीख सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, जिससे कि हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ है वो सही बनी रहे। रीढ़ की हड्डी का जहां तक सवाल है, उसमें अगर हम उसको हेल्दी रखना है तो हमें जो सामान उठाने की टेक्निक्स हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। सही प्रॉपर टेक्निक से अगर हम सामान उठाते हैं तो हमारी जो इंजरीज हैं बैक की और कमर की या उनके स्प्रेन स्ट्रेन्स वो या तो होंगे नहीं या मिनिमम होंगे और उसके कारण से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा जो हमारा बेड है वो उसका ख्याल रखना चाहिए। हमारे बेड फर्म होने चाहिए, बहुत सैगिंग बेड्स नहीं होने चाहिए। तकिया लगाना चाहिए, तकिया बिल्कुल अगर कॉटन का हो या अच्छा जो फर्म मटेरियल है उसका हो। और बल्कि आजकल तो नई टेक्निक्स है कि मेमोरी फोम आ गया है जो कि हमारी बॉडी के जो अलाइनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो पिलोज है ना काम करते हैं।
इसके अलावा जो इंजरीज होती हैं उनसे हमें इस तरह से जैसे स्पोर्ट्स में पर्टिकुलरली ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रोटेक्टिंग गार्ड्स हैं उनको हमें पहनकर ही स्पोर्ट्स करना चाहिए, और स्पोर्ट्स करने से पहले बल्कि वार्म अप होना चाहिए जिससे कि मसल्स को और जो अदर टिश्यूज हैं उनको इंजरीज नहीं हो। ये आपने बहुत मार्के की बात कही डॉक्टर साहब कि कोई भी व्यायाम करने से पहले या खेलने से पहले हम देखते हैं कि जब भी मैदान में कोई टीम आती है तो वो सबसे पहले वार्म अप करते हैं। हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसको किसी इसमें जाने से पहले, ढालने से पहले अपने आप को वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। हम ये थोड़ा सा और विस्तार से अगर आप बताएं कि रीढ़ की हड्डी के जो शिकार होते हैं, खासतौर पे स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या फिर गर्दन से लेके कमर तक की बीमारियां जिन लोगों को ज्यादा होती हैं, वो कौन से ऐसे ज्यादातर लोग होते हैं जिनको कि इन बीमारियों से मतलब जूझना पड़ता है? ये वो लोग होते हैं जो कि साधारणतः अपने पोस्चर का ख्याल नहीं रखते, जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, लेटे रहना, बहुत ओबेज पर्सन हैं जिनके ना मतलब मूवमेंट्स बहुत कम होते हैं, ऑकवर्ड मूवमेंट्स होते हैं, या वो लोग हैं जो कि अपने काम करते वक्त है ना जो वेट लिफ्टिंग जैसी टेक्निक्स की अभी बात की उनका ख्याल नहीं करते, उन लोगों को ये ज्यादा दिक्कत होती है। अच्छा, जैसे कि हम स्टेशनों पर देखते हैं कि ये जो कुली होते हैं जी, वो सामान जिस तरह से उठाते हैं, ये एक देखने वाली बात होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। साधारणतः हमारे आउटडोर में कभी कोई कुली आता नहीं। आप इसी से अगर समझ सकते हैं कि उन लोगों की टेक्निक्स हैं, कुली हैं, जैसे ये लोडिंग अनलोडिंग करने वाले जो लेबरर्स हैं, आप देखेंगे एक आदमी 100 kg का बैग उठाकर तुरंत है ना उतार देता है, और पूरी 10 टन की यानी 100 बैग्स जो है वो 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरी गाड़ी खाली कर देता है, और कभी उसको कमर दर्द नहीं होता है। इससे सबसे बड़ी सीखने की चीज ये है कि हमारी जो वेट लिफ्टिंग टेक्निक्स हैं उनका हमें जरूर ख्याल रखना चाहिए, और दूसरा वो ऐसी एक्टिविटीज हमें नहीं करनी चाहिए जिसके लिए हम आदी नहीं है। अनएकस्टम्ड एक्सरसाइजेज अगर हम एक्सेस में करेंगे तो उसके कारण से हमें कमर दर्द और गर्दन का दर्द या कमर दर्द या और जोड़ों की तकलीफ हो जाएगी। अति सर्वत्र वर्जते जी हाँ। यानी व्यायाम भी अगर अति करते हैं तो वो भी फायदा नहीं। रिपीटेड एक्सरसाइज में जैसे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, रिपीटेड एक्सेसिव मूवमेंट्स, ये भी अपने आप को ये जो रीढ़ की हड्डी के जो दर्द है उसमें होने का एक कारण है। सही बात है। और दर्द की बात हो रही है तो दर्द से राहत देता है संगीत, और कोई गाना अगर आपके दिमाग में हो संगीत भरा, सुहाना संगीत जिसमें हो, तो आप बता सकते हैं, हमारे सुनने वालों को सुनवा सकते हैं। आइए मेरे साथ, ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इकरार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, जब जब फूल खिले फिल्म का ये गाना सुना। आपने सुनवाया। जिंदगी में चाहते हैं कि रोग हमें ना हो, उनसे हमें प्यार ना हो, पर ये नाना करते हो जाते हैं जी। खासतौर पे आज जिस विषय की बात हो रही है, रीढ़ के हड्डी के जो रोग हैं, और इस संदर्भ में बातें हो रही हैं, तो जहां तक एहतियात की बात है, हमें एहतियात तो बरतना ही है। जो होना है वो तो होता ही है, पर एहतियात अगर हम रखते हैं तो कम से कम हम इंज्योर होते हैं या इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उसके शिकार होते हैं। कुछ बातें हमारे देखने सुनने में आती हैं, और कि जैसे कि स्लिप डिस्क होती है, तो ये स्लिप डिस्क कहने के लिए तो कोई भी कह देता है कि भाई फला आदमी को स्लिप डिस्क है, तो ये वास्तविक में क्या चीज है? देखिए, जहां तक स्लिप डिस्क का सवाल है, स्लिप डिस्क की जो टर्म है वो अपने आप में एक मिसनोमर है। स्लिप डिस्क जैसी कोई चीज होती नहीं, लेकिन फिर भी ये थ्रू आउट वर्ल्ड प्राय यूज में ली जाती है। स्लिप के बारे में बात करने से पहले मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि जो डिस्क है वो एक गद्दीनुमा स्ट्रक्चर है, और आप इससे समझ सकते हैं कि बाहर एक रबर जैसा स्ट्रक्चर जो कि फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, और उसके अंदर एक विस्कस सब्सटेंस, लचीला पदार्थ, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। क्योंकि जो डिस्क है वो दो हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन नहीं हो, रीढ़ की हड्डी के जो वर्टिब्री होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं हो, उनके बीच में जो नर्व्स निकलती हैं उनको स्पेस प्रोवाइड करने के लिए और मोबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये स्ट्रक्चर होता है। साथ के साथ ये जो हमारी बॉडी में कई बार झटके लगते हैं तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करती है डिस्क। जब जोर से मान लीजिए शरीर को झटका लग गया या हमने अचानक कोई मूवमेंट
ऑकवर्ड वे में कर दिया, तो उसके कारण से क्या है, जो डिस्क के अंदर का जो प्रेशर है, इंट्रा डिस्कल जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और उसके कारण से जो बाहर का फाइब्रस टिश्यू है वो फट जाता है, और उसके अंदर जो अंदर का जेली लाइक सब्सटेंस है वो बाहर आ जाता है, और इसी को हम स्लिप डिस्क कहते हैं। इसके कारण से जो इसकी फिजिकल प्रेजेंस बाहर आने के कारण से ये जो अंदर जो स्ट्रक्चर है वर्टिबल कैनाल के, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पेस है उसको वर्टिबल कैनाल कहते हैं, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड या नर्व्स रहती हैं, तो उसी समय ये बाहर आ जाता है। उसके आने से दो रिएक्शन, एक तो फिजिकल प्रेजेंस से और कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके कारण से हमें रीढ़ की हड्डी में या उसके सराउंडिंग में दर्द शुरू हो जाता है। परंतु इसके साथ साथ चूंकि ये स्ट्रक्चर बाहर आ गया और वहां से जो निकलने वाली नर्व्स हैं, नसें हैं, उन पर ये दबाव डालता है, तो उसके कारण से हाथों में जैसे गर्दन में हुआ स्लिप डिस्क, तो हाथों में ये शोल्डर में, आर्म में, फोरआर्म में पेन हो जाता है, और हाथ की अंगुलियों में टिंगलिंग, नमनेस ये हो जाता है। अगर ज्यादा प्रेशर है नर्व पे तो उसके कारण से हाथ की मांसपेशियां काम करना बंद कर देते हैं, वीकनेस हो जाता है। ऐसे ही अगर डोर्सल स्पाइन में है या नीचे रीढ़ की हड्डी में, जिसको हम लोअर बैक कहते हैं, उस रीजन में है, तो वहां के स्लिप डिस्क के कारण से जो पैरों में नीचे के जो लोअर लिम्स हैं उसके अंदर टिंगलिंग, नमनेस शुरू हो जाता है। कई बार और ज्यादा एडवांस स्टेज होती है तो पैरों की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। चूंकि स्पेस कम हो जाता है तो आदमी खड़ा होता है तो उसके कारण से दबाव, नसों पे दबाव होने के कारण से आदमी गिर जाता है। कई बार बहुत ज्यादा तकलीफ है जिसको हम एक कोडा इक्वाइना सिंड्रोम कहते हैं, जिसके अंदर अगर आप सिम्टम्स उसके लक्षण हो तो वो अपने आप में एक इमरजेंसी और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और उसको बल्कि तुरंत सर्जरी की जाती है उसको रिलीव करने के लिए। उसमें देख ये होता है कि जो हमारा सैडल एरिया है, जहाँ गद्दी जहाँ बैठते हैं, सैडल एरिया, लेटरिन द्वार के जो आसपास का हिस्सा है उसमें सुन्न हो जाती है। जो हमारे ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, वो काम करना बंद कर देता है। हमारी या तो पेशाब उतरता नहीं उतरता, बहुत जोर लगाना पड़ता है, या रिटेन नहीं होता हमसे इस तरह की। और ये अगर ज्यादा देर टाइम तक रहता है, एक दिन से ज्यादा रहता है, तो कई बार ये परमानेंट लॉस भी हो जाता है। तो ये अपने आप में एक इमरजेंसी है। तो ये कमर में अगर इस तरह की प्रॉब्लम है कि आपको जैसे सुन हो गया, पीछे बटक्स में, यूरोजेनाइटल रीजन में अगर आपको सुन है, या जैसे आपकी बॉल एंड ब्लैडर हैबिट्स चेंज हो गई हैं, या पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, पैरों में बहुत सुन झंझनाहट हो रही है, तो ऐसी ये स्लिप डिस्क के लक्षण है, जिसको हम बोलते हैं में साइटिका भी कहते हैं। साइटिका अपने आप में एक कोई अपने आप में डिजीज नहीं है, साइटिका एक सिम्टम है जो कि ये स्लिप डिस्क के कारण से होता है। सही बात है, साइटिका यानी कोई रोग नहीं है, ये रोग का लक्षण। जी हाँ। तो डॉक्टर साहब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि वो कौन सा लक्षण है जिसे अनुभव करते ही हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? देखिए, ये जैसा अभी मैंने बताया कि कोडा इक्वाइना सिंड्रोम जैसे बताया, ये अपने आप में सबसे ग्रेव इमरजेंसी है। इसके अलावा जैसे गर्दन में मान लीजिए स्लिप डिस्क हुआ, बहुत ज्यादा दबाव है, हाथों में झंझनाहट है, सुन्न है, खड़ा नहीं हुआ जाता पेशेंट से, या बाउल ब्लैडर हैबिट्स इसमें भी चेंज हो जाते हैं, तो वो भी अपने आप कंप्रेसिव माइलोपैथी उसको कहते हैं, वो भी अपने आप में एक ऐसा सिम्टम है जिसमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके निदान करवा के ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि साधारणतया जो कमर दर्द है वो सिंपल बैक पेन होता है, इसमें ये कई बार अपने आप ही ठीक हो जाता है कुछ टाइम बाद में। और जो दर्द मान लीजिए लंबे टाइम तक है, महीने 2 महीने से ज्यादा है, या 3 महीने से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है, तो वो क्रोनिक स्टेज में चला जाता है। तो उन चीजों के अलावा कुछ बार ये डेंजरस होता है, जिसको एक साथ में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसको हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में रेड फ्लैग साइंस, रेड फ्लैग लक्षण जिनको कहते हैं, वो उनका ध्यान रखना चाहिए। बतौर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि आपको कमर दर्द है, लगातार कमर दर्द बढ़ रहा है, वीकनेस बढ़ रही है, फीवर के साथ कमर दर्द है, कमर दर्द में वेट लॉस है, 20 साल से कम आदमी को या 50 साल से अधिक उम्र में है, कैंसर की हिस्ट्री है किसी को, या जैसे इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिएंसी है। कई बार क्या होता है कि शरीर में ये एलर्जी टाइप जो रिएक्शन है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, आर्थराइटिस वगैरह होती है, उसमें स्टेरॉइड्स देते हैं, उन लोगों को है, या जो ड्रग्स लेते हैं, या जो स्मोकर्स हैं, तेजी से वेट लॉस होता है, 5% लॉस अगर 1 महीने के भीतर 5 या 5% से ज्यादा वेट लॉस 1 महीने के बीच में हो रहा है, तो ये ऐसे लक्षण हैं जिनको हम रेड फ्लैग साइंस कहते हैं। और इनके अगर साथ में कमर दर्द है तो ये मानिए कि ये कमर दर्द आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इस ऐसी स्थिति में तुरंत जितना जल्दी हो सके किसी योग्य चिकित्सक से निदान करवाना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सही बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर साहब, और आगे बढ़ते हैं। पर इससे पहले
आपकी पसंद का कोई अच्छा सा गाना अगर आप सुनवा दे तो सुनिए, दो रास्ते फिल्म का छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात। फिल्म का ये बड़ा ही प्यारा सा गाना आपने सुनवाया। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी, उपयोगी जानकारी आप दे रहे हैं, और उनसे कैसे चेत जाना है हमें, और किस तरह से इससे दो चार होना है, इसका किस तरह से मुकाबला करना चाहिए, इसके बारे में भी हम जानकारी आपसे प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद की जो बात है, कमर दर्द में जैसा कि स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन में भी होता है और कमर में भी होता है, तो ये निदान हमें तो डॉक्टर ही करता है, और जैसा कि हमारा जो शरीर है ये हमें एक इशारा देता रहता है, कोई भी बीमारी होने से पहले एक इशारा हमारे शरीर से हमें मिलता रहता है कि भाई आप जरा चेत जाइए। एक चेत जाने की जो बात है वो हमारा शरीर जरूर करता है। तो हम कब चेत जाएं कि जिससे कि सीरियस ये बीमारी जो है वो न हो पाए? देखिए, जो कमर दर्द ठीक नहीं हो रहा, लगातार बने हुए है, प्रोग्रेसिव है, जैसे अभी हमने बात की रेड फ्लैग साइंस के साथ में है, आपके बाउल ब्लैडर हैबिट्स में चेंज आ गया है, आपके रोजमर्रा के काम में दिक्कत आने लगती है, आप ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, चल नहीं सकते, आपके हाथ पैरों में लगातार सुन झंझनाहट है, और वो भी आगे धीरे धीरे बढ़ रही है, और उसके कारण से पैरों में हाथों में वीकनेस है। ऐसी अगर स्थितियां हैं शरीर में, या फीवर है और रात को दर्द बढ़ता है, सुबह वो रिलीफ नहीं आती उससे, सुबह मॉर्निंग स्टिफनेस आपको लगातार बढ़ती जा रही है, ब्रेस्ट के बाद में जो दर्द है वो आपको ठीक नहीं होते, नाइट में पेन बढ़ जाते हैं, है ना। ऐसी स्थिति में जो है उनको हमें मानना चाहिए कि देयर मस्ट बी सम रॉन्ग विथ बॉडी, और वो भी कोई सीरियस नेचर की प्रॉब्लम हमें हो गई है, और यही वो समय होता है कि जब तुरंत योग्य चिकित्सक से आपको संपर्क करना चाहिए। हाँ, और ऐसा करने से ही हम हो सकता है कि और बीमार इससे ना हो और इसके कोई सीरियस परिणाम ना आए। हम चूंकि आधुनिक जीवन पद्धति में हैं, और जैसे कि हमने बात की इसके बारे में हुई कि अब जो कंप्यूटर्स हैं और मोबाइल हैं, आधुनिक गैजेट्स जो हैं, इसकी वजह से कई दुष्परिणाम हमारे शरीर पर नजर आते हैं, और कई चीजों में हमने बात भी की। हम इस बात की तरफ बढ़ते हैं कि इनके जो इलाज हैं वो क्या हैं। इस विषय में, रीढ़ की हड्डी के विषय में उन्हें संपर्क करना चाहिए, ऐसे कौन से विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं? देखिए, जो अब चूंकि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, साइंस का एडवांसमेंट हुआ है, रिसर्चेज हुई हैं, तो धीरे धीरे ये जो चीजें ये ज्यादा स्पेशलाइज होती जा रही हैं। किसी जमाने में जनरल फिजिशियन और जनरल सर्जन इनका ट्रीट करते थे, फिर धीरे धीरे इसके लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन्स आए या न्यूरोलॉजिस्ट आए जो इनको बीमारियों को देखते थे। इसके बाद में नए डेवलपमेंट में स्पाइन सर्जन्स आ गए, फिर रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हैं जो कि सारा इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट जिनका होता है। आप जाएंगे रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट के पास, वो आपके लक्षण के अनुसार आपको एग्जामिन करके, इन्वेस्टिगेट करके आपकी जो बीमारी है उसका डायग्नोसिस करेंगे, निदान करेंगे। उसके बाद में एप्रोप्रिएट थेरेपी, जिसमें कि मेडिसिनल या मेडिकल थेरेपी है, उसके अलावा जो फिजियोथेरेपी है, एक्सरसाइजेज है, रेस्ट है, और जो अप्लायंसेज है उनको अप्लाई करना है, ये सब चीजें रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हैं। उनके सपोर्ट के लिए फिजियोथेरेपिस्ट हैं। कई बार लोग जो साधारण दर्द है उसके लिए फिजियोथेरेपी सेंटर्स खूब हैं, उनके वहां चले जाते हैं। उनसे फिजियोथेरेपी लेने से कुछ बहुत सारे पेन रिलीव हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे पेन जो है कि रिलीव नहीं होते, परसिस्ट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर को विजिट करके और फिर फिजियोथेरेपिस्ट को जाना चाहिए। साधारणतः फिजियोथेरेपिस्ट भी डॉक्टर को रेफर करते हैं कि पहले आप इसका निदान करवाएं और उसके बाद में आप इसके बाद में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लें, जिससे कि क्योंकि अगर मान लीजिए उन्हें कहीं भी ये लगता है कि कुछ न कुछ रिस्क है पेशेंट की, रेड फ्लैग साइंस एसोसिएटेड है, तो वो आपको जरूर रेफर करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो अभी हमारे पास जो है लोग, वो ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स, रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, या जो मसाज मैन है, ये भी अपने आप थेरेपी है। इसके अलावा बहुत सारी जो अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, जिसमें एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर हैं, ये जो थेरेपीज हैं उनसे भी है ना इलाज किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, बहुत ही उपयोगी जानकारी आपने ये दी है हमें, और साथ ही साथ
हम आपसे गुजारिश करते हैं कि एक और गाना अगर आप हमारे सुनने वालों को सुनवा देते। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ बादशाह फिल्म का मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें आपने इस संदर्भ में बताई, रीढ़ के हड्डी के संदर्भ में, उसके रोग के संदर्भ में। अब इसके लिए ट्रीटमेंट्स किस प्रकार की हैं, क्या क्या है, इसके बारे में भी जरा विस्तार से बताइए। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि सब कुछ हो गया लेकिन इलाज तो बाकी रह गया। जहां तक इलाज का सवाल है, अगर बहुत पेनफुल कंडीशन में पेशेंट है, एक्यूट स्टेज है, तो हम रेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं पेशेंट को। रेस्ट के साथ साथ में हम कुछ दवाइयां देते हैं पेशेंट को, जिसमें कि ऑरल मेडिकेशन हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, एनाल्जेसिक्स हैं। इसके साथ साथ में जो टॉपिकल एनाल्जेसिक्स हैं जो हम है ना सरफेस पे अप्लाई करते हैं, टॉपिकल पैचेज होते हैं दवाइयों के, इंजेक्शन थेरेपी, स्टेरॉइड के इंजेक्शन, लोकल ब्लॉक्स जो हैं वो लगाना नर्व्स पे, इस स्पाइनल कैनाल में जैसे एपिड्यूरल जो इंजेक्शंस लगाते हैं हम स्लिप डिस्क में या कैनाल स्टेनोसिस में, ये मेडिसिनल पार्ट है। इसके साथ साथ ये जल्दी से जो मेन एम है वो ये कि पेशेंट जल्दी से एक्टिव हो, अपने काम पे जाए। उसके लिए है कि हम फिजियोथेरेपी जो पार्ट है वो करते हैं। इसमें कुछ तरह के सेक होते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड का सेक है, शॉर्ट वेव डायथर्मी का सेक है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है। घर पे घरेलू इलाज के बतौर जैसे हॉट पैक्स हैं, हॉट पैड, इसमें हीटिंग पैड्स हैं, ये हम है ना काम में लेते हैं। इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेज हैं, तीन तरह की एक्सरसाइजेज हैं। एक तो ये कि एक्यूट स्टेज को सबसाइड होते हैं, जल्दी जल्दी पेशेंट को फिट करना, उसके लिए स्ट्रेचिंग और स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस हैं, मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस हैं। और उसके बाद में कुछ थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज वो होती हैं जिससे कि रिकरेंस नहीं हो। तो रेगुलर अगर पेशेंट सप्ताह में 5 से 6 दिन तक 1-2 दिन स्किप कर सकता है एक सप्ताह में, उसको रेगुलर एक्सरसाइजेस करता रहे तो पेशेंट को भविष्य में भी या तो कमर दर्द होगा नहीं, या होगे तो बहुत कम होंगे और सीवियरिटी बहुत कम होगी। इसके अलावा कुछ जैसे कई बार बहुत जरूरी होता है पेशेंट को जल्दी रिलीफ देने के लिए, उसकी जो सफरिंग है उसको कम करने के लिए हम अप्लायंसेस भी पेशेंट को एडवाइस करते हैं, जिसमें कोर्सेट्स हैं, कॉलर्स हैं, बेल्ट्स हैं, स्प्रिंट्स हैं, पेशेंट को वो हम देते हैं। कुछ चीजें जो पेशेंट को है वो खुद को घर पे होम प्रोग्राम देते हैं, जिसमें मेन है कि आपका उठने बैठने का तरीका क्या होगा, लेट के कैसे उठे, बैठ के लेटना कैसे है, आपको कोई सामान कैसे उठाना है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में आपको क्या ध्यान रखना है, आपका बेड किस तरह का होना चाहिए, आपका पिलो किस तरह का होना चाहिए, आप गाड़ी में बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे, उतरेंगे तो कैसे उतरेंगे, आप अगर ऊंचाई से कोई सामान ले रहे हैं, जैसे हाउस वाइफ्स हैं या लेडीज हैं घरों में, आदमी हम कहीं ऊंचाई से कोई सामान उठा रहे हैं तो उसको उठाने का तरीका क्या होगा, बच्चे को अगर आपको गोदी में लेना है तो उसका तरीका क्या होगा, आपको बेडशीट ठीक करनी है तो उसका तरीका। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, और अगर हम सावधानियां बरतेंगे तो हमें कमर दर्द नहीं होंगे। मैं ये साथ ही साथ ये कहूंगा कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेज करेंगे, अपने पोस्चर का ख्याल रखेंगे और इंजरी से बचने का हमेशा प्रयास करेंगे तो आपको कमर दर्द या तो होगा नहीं, या हो गए तो उसकी सीवियरिटी बहुत कम होगी। डॉक्टर साहब, आज रीढ़ की हड्डी की बनावट और उसके रोग और उसके निदान के बाद उसके लिए क्या उपाय हैं, इसके बारे में आपने विस्तृत जानकारी हमें दी। इसके लिए हम विविध भारती की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मैं भी विविध भारती का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। अब सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त होता है। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग मिला भावना सिंदल से, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और अब अशोक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेहतनामा।